अगर हमारी और आपकी मुलाकात किसी एक अनजान शख्स से 3-4 साल के अंदर होती तो हम उनके बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो हमें बताते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो 3-4 साल पहले कैसा इंसान था, कहाँ रहता था, क्या करता था, सिवाय इसके कि जो वो हमें बताएं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है और इस कहानी में पुलिस सोई हुई होती है, लेकिन एक पत्नी ऐसा काम कर जाती है जिससे सारे लोग दंग रह जाते हैं। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है और यहाँ एक झांसी रोड थाना है। यहाँ पर एक लेडी आती है, लेडी का नाम अनामिका है। ये आती है और पुलिस से शिकायत करती है कि उसका पति उससे लड़ाई करता है, उससे मारपीट करता है और आज तो उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। पुलिस ये सुनती है तो पुलिस सोचती है कि पति पत्नी का झगड़ा और ये अपने पति को फंसाना चाहती है, क्योंकि आजकल के माहौल में ये आम बात हो चुकी है कि कोई भी कभी भी उठ के आता है, वो अपनी मर्जी से जो भी कंप्लेन देनी होती है वो देकर चला जाता है। पुलिस इसको हल्के में लेती है, लेकिन वो औरत कहती है कि उसका पति एक सीरियल किलर है। अब ये सुनने के बाद पुलिस देखती है कि वो ज़्यादा ही ओवर हो रही है, तो इसमें कहती है ठीक है, आप कंप्लेन लिखाइए, हम उनसे बुलाकर डांट वाट देंगे, अपने तरीके से तफ्तीश कर लेंगे, आप कंप्लेन लिखवाइए। कंप्लेन लिखते वक्त वो लेडी कहती है कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सच है और मैं ये कोई बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से 6 महीने पहले, मुझे एक ड्रॉअर में से उसके कुछ कागजात मिले हैं और उस कागजात में मैंने देखा कि उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कभी राजेश मल्होत्रा हो जाता है, कभी राजीव मल्होत्रा हो जाता है, कभी राजेंद्र मल्होत्रा हो जाता है। इस तरीके से उसके एक नहीं कई आइडेंटिटी कार्ड है। अब ये पुलिस जब देखती है तो मामला उसे सीरियस लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मामला सच हो और हम लोग कुछ कार्रवाई ना करें तो फिर कहीं बड़ा मामला हो तो फिर हम लोगों पे उंगली उठाई जाएगी। इस वजह से पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप पूरे तौर पर बताइए कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि मेरे और मेरे पति राजीव मल्होत्रा जो हैं, उनकी मुलाकात एक दिल्ली जाते वक्त एक ट्रेन में हुई थी और उस ट्रेन में हम दोनों ने एक अलग अलग सीट ली थी और उसी दौरान हमारी मुलाकात होती है और मुलाकात में धीरे धीरे बातचीत होती है। बातचीत में थोड़ा हम लोगों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं, फिर हमारी करीबी उसी दौरान थोड़ा बढ़ती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने राजीव मल्होत्रा ने मुझसे कहा कि ठीक है दिल्ली, क्योंकि मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रही थी, तो उसने कहा कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ और मैं भी भोपाल ही का रहने वाला हूँ, ग्वालियर का, तो मैं दिल्ली जाकर आपकी हेल्प करता हूँ, आपको नौकरी दिलवाने में आपकी मदद करूँगा। अब इससे हम लोगों के बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है और फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में इसने मेरी बहुत हेल्प की, लोगों से मिलवाया और फिर मुझे एक अच्छी खासी नौकरी भी दिलवाई। अब हमारे बीच के रिश्ते मजबूत हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने 2014 में एक प्लान किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब इस दौरान राजीव मल्होत्रा किसी एक शख्स को लिवा कर आता है और अपना पिता बताकर उसके पिता, क्योंकि अनामिका के फादर जो होते हैं वो एक ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा पैसा उनके पास होता है, तो वो अपने फादर को लिवा के आके दोनों लोग की मीटिंग होती है और फिर हम लोगों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद हमारा बेटा भी पैदा होता है। लेकिन ये बेटा पैदा होने के बाद फिर हम दोनों में रिश्ते थोड़ा सा खटास हो जाती है, उसका रवैया मुझसे बदल जाता है। अब वो अक्सर लड़ाई किया करता मुझसे और यही देख के फिर मैंने एक दिन ये फैसला किया, हमारी लड़ाई हुई तो मैं अपना सारा सामान पैक करके, सब कुछ पैक करने के बाद फिर मैं घर आने निकलती हूँ, तो फिर सामान निकालते वक्त मैं देखती हूँ कि ड्रॉअर में कुछ कागजात पड़े हैं और उस कागजात में 36 लाख के गबन का कागजात है, जो कि इसके ऊपर इल्ज़ाम है और ये FIR है, इस पर वारंट भी इसका है और प्लस इसके पास कई आइडेंटिटी कार्ड हैं, जो कि मुझे लगा कि ये एक अलग है, जो ये दिखता है वो है नहीं है। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और मैं वहाँ से निकलना ही बेहतर समझी और अपने फादर के घर चली आई। अब फादर के घर आने के बाद फिर मेरे फादर ने कहा कि कंप्लेन कर दो, तो कंप्लेन करने से पहले वो मुझे कई बार बुलाता रहा कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन वो कहा कि यानी 14 मार्च 2022 को जिस दिन ये कंप्लेन करने गई थी, उसी दिन वो उसे बुलाता है और बुलाने के बाद उसे ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करता है और किडनैप करते वक्त वो 2-3 लोग को लिवा कर आया होता और मुझे ज़बरदस्ती किडनैप, क्योंकि वहाँ पर कई लोग मौजूद थे तो उनकी मदद से मैं बच सकी और फिर मैं यहाँ थाने में आई हूँ। और उसकी एक कंप्लेन झांसी रोड
थाने के करीब एक और थाना था, उस थाने में भी है। अब पुलिस उस थाने में तफ्तीश करवाती है, वहाँ के इंस्पेक्टर से बातचीत करती है और फिर निकालती है, तो पता चलता है कि यहाँ 36 लाख के गबन का आरोप लगा है। और ये देखने के बाद अब पुलिस चौकन्ना होती है। अब पुलिस इसकी कुंडली खंगालती है और सबसे पहले राजेश को पकड़ती है। राजेश को हिरासत में लेने के बाद अच्छी से खातिरदारी करती है और फिर पूछताछ करती है, तो पता ये चलता है कि इसका नाम ना तो राजेंद्र है ना राजीव है, इसका नाम राजेश कमारिया है और ये 12th पढ़ा हुआ है, यानी 12th पास है और ये ग्वालियर का ही रहने वाला है। जब इसके बारे में इससे पूछताछ की जाती है तो इसने बताया कि इसकी आदत अय्याशी की थी और ये पैसे खर्च करता था और पैसे खर्च किया करता था, इधर उधर अय्याशियाँ किया करता था, इसके चाल चलन ठीक नहीं थे। और फिर इसका एक दोस्त ग्वालियर में होता था जिसका नाम मनोज था और मनोज इसका दोस्त था और इनकी मुलाकात अक्सर हुआ करती। मनोज शादीशुदा था और अक्सर ये इन दोनों का आपस में एक दूसरे के घर आना जाना था। अब इनका मामला ये होता है कि राजेश कमारिया इसका अफेयर हो जाता है मनोज की बीवी से। मनोज की बीवी से इसके एक रिलेशनशिप बन जाते हैं और उसके बाद ये दोनों खूब पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। अब इन दोनों ने एक प्लान किया कि अगर इन दोनों को आपस में मिलना होगा तो सबसे पहले मनोज को रास्ते से हटाना होगा। और मनोज को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने एक दिन उसे बियर पिलाई और शराब पिलाने के बाद इसकी बीवी मनोज की बीवी के साथ मिलके मनोज को कत्ल कर देता है। यानी राजेश कमारिया मनोज की बीवी को अपने साथ मिलाकर मनोज को कत्ल करने के बाद इसे एक झांसी नदी उसमें लेकर जाकर फेंक देता है। और वहाँ पर फेंकने के बाद अब लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, घर वालों को लगता है कि वो कहीं चला गया होगा और आज तक नहीं आया। ये सोचने के बाद अब क्योंकि घर वालों को ये पता था कि ये राजेश कमारिया और मनोज ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुरानी इन लोगों की दोस्ती है, तो इस वजह से कोई शक भी नहीं करता और इसी तरीके से ये समझकर कि वो गुम हो चुका है और कहीं चला गया है बगैर बताए, ये सोचकर लोगों ने बात को दरगुजर कर दिया। अब उसकी बीवी और ये दोनों वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं और एक किराए का घर लेते हैं और वहाँ पर इन्होंने आपस में शादी कर लेते हैं और मनोज के बच्चे भी होते हैं जो कि राजेश कमारिया के साथ रहते हैं। अब वो जिस जगह जाता है, जिस घर में किराए पर रहता है, उस घर का जो मालिक होता है वो एक PWD का रिटायर्ड इंजीनियर होता है और उसी के घर में ये लोग रुकते हैं। और वो देखता है कि ये राजीव मल्होत्रा जो अपना नाम इसने रखा था वो इसी मकान मालिक के नाम पर रखा था। इस मकान मालिक के नाम के आगे मल्होत्रा लगता था और इसने अपना भी नाम मल्होत्रा रख लिया था, यानी राजीव मल्होत्रा करके ये उधर मशहूर हो गया। और फिर उसी घर में रहता था। उसी घर में रहते हुए पहले तो मनोज की बीवी जो थी वो खुद इससे 10 साल बड़ी थी। अब ये यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर आने के बाद साल 2013 में मनोज की बीवी को लग जाता है कि इसने भी मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की है और इसका मतलब मुझसे सिर्फ पैसों तक है, तो वो थोड़ा ऑब्जेक्शन करती है। उसके बाद ये 2013 में मनोज की बीवी का भी कत्ल कर देता है। ये पहला कत्ल साल 2011 में करता है, दूसरा 2013 में। अब वो मकान मालिक की बीवी जो होती है उस बीवी के साथ इसका अफेयर चलता है। उसके साथ अफेयर में उसने इससे खूब पैसे खाए और खूब अय्याशियाँ की। पैसे लगभग 36 लाख रुपए का एलिगेशन इन्होंने कंप्लेन की। मकान मालिक की बीवी आज भी वो कंप्लेन थाने में थी और उसी कंप्लेन का पेपर राजेश कमारिया की बीवी यानी जब ये राजीव मल्होत्रा था उसे मिलता है। अब ये उसके बाद फिर जब देखता है कि पैसे लेकर ये फरार हो जाता है तो फिर वो लोग थाने में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसके नाम चार्जशीट भी फाइल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि नाम बदल बदल के वो रहता है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। अब ये सब मामला चलता है। अब 2014 में इसकी मुलाकात अनामिका से होती है ट्रेन में और फिर इसका रिलेशन होता है फिर इसी तरीके से, और शायद इसी तरीके से वो 14 फरवरी 2022 को अनामिका को भी मार देता है। लेकिन किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो वहाँ से बच के निकल सकी और इसी तरीके से फिर इसकी सारी कुंडली निकली और इसे गिरफ्तार करके फिर इसे अदालत में पेश किया गया। तो बहुत से ऐसे मामले हैं। तो इसमें अफसोस ये भी था कि कई मामले जो इसने पहले किए थे और उस मामले की खबर किसी को लगी नहीं। यानी
और उसमें मनोज की बीवी को तो मारता ही है, साथ में मनोज के दो बच्चे होते हैं उसे भी ये मार देता है। यानी ये 4 कत्ल पहले कर चुका होता है और 5वां ये करने की प्लानिंग में था, लेकिन 4 कत्ल करने तक ना तो इसे किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, ना तो कोई ऐसा मामला हुआ जिससे इसके ऊपर किसी को शक होता। आज का सिस्टम ज़्यादातर मामलों को सीरियस नहीं लेता है और यही कारण है कि ऐसे राजेश कमारिया जैसे लोग आसानी से कत्ल करते जाते हैं और उनका राज दफन रहता है। वो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अगर उसकी बीवी थाने में ना पहुंचती और ये ना कहती कि उसका पति सीरियल किलर है, तो शायद वो दिन भी उसका आखिरी होता और वो भी मारी जाती। इसी तरीके से और भी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।